भारतीय राजनीति के 5 ऐसे बड़े नेता जिन्होंने देश के लिए बहुत बड़े बड़े काम किए, लेकिन आज उन्हें कोई नहीं जानता। नंबर 5 पर आते हैं राजकुमारी अमृत कौर जी। आज के दौर में जब किसी नेता को हल्की सी छींक भी आती है तो वो सीधे एम्स के वीआईपी वार्ड में भर्ती होने पहुंच जाता है। लेकिन क्या आपको पता है कि देश का सबसे बड़ा अस्पताल एम्स आखिर बनाया किसने था? जवाब है राजकुमारी अमृत कौर जी ने। कपूरथला के शाही घराने में पैदा हुई मिस राजकुमारी के पास इतनी दौलत थी कि चाहती तो पूरी जिंदगी विदेशों में छुट्टियां बिता सकती थी, लेकिन इन्होंने महलों के ऐशो आराम को लात मारकर स्वतंत्रता संग्राम का रास्ता चुना। आज़ादी के बाद जब देश का पहला कैबिनेट बना तो इन्हें भारत की पहली स्वास्थ्य मंत्री बनाया गया। उस वक्त देश के पास ना तो पैसा था और ना ही मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर। बीमारियां ऐसी थीं कि पूरा का पूरा गांव साफ हो जाता था। अमृत कौर जी ने बहती गंगा में हाथ धोने के बजाय लोहे के चने चबाने का फैसला किया। उन्होंने ठाना कि भारत में एक ऐसा मेडिकल कॉलेज बनेगा जो दुनिया में सबसे बेहतरीन होगा। जब नेहरू सरकार ने बजट की कमी का रोना रोया तो अमृत कौर जी शांत नहीं बैठी। उन्होंने न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, पश्चिम जर्मनी और स्वीडन जैसी विदेशी सरकारों के सामने झोली फैला दी। वो खुद पैसे जुटाने के लिए निकल पड़ी। एम्स की जमीन के लिए उन्होंने खुद बड़ी लड़ाई लड़ी। उनकी जित का ही नतीजा था कि 1956 में एम्स दिल्ली की स्थापना हुई। इसके अलावा देश से मलेरिया और टीबी जैसी जानलेवा बीमारियों को उखाड़ फेंकने के लिए उन्होंने दिन रात एक कर दिए। आज इतिहास की किताबों में शुरुआती कैबिनेट के पुरुष नेताओं की बड़ी बड़ी तस्वीरें छपती हैं, लेकिन देश की सेहत सुधारने वाली इस राजकुमारी को लोग भूल गए। अब सोचिए, जब एक राजकुमारी ने देश के लिए अपनी पूरी दौलत और जिंदगी दांव पर लगा दी तो नंबर 4 पर जो आ रहे हैं उन्होंने तो सीधे देश के सबसे ताकतवर प्रधानमंत्री की कुर्सी ही हिला दी थी। कौन थे वो? नंबर 4 पर आते हैं आचार्य JB कृपलानी जी। आज की राजनीति का सबसे बड़ा नियम क्या है? हाईकमान के सामने सिर झुकाओ और कुर्सी पाओ। अपनी पार्टी के बड़े नेता के खिलाफ बोलना यानी राजनीतिक आत्महत्या। लेकिन आचार्य JB कृपलानी जी का कलेजा कुछ अलग ही मिट्टी का बना था। वे 1947 में सत्ता हस्तांतरण के समय कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। मतलब वो चाहते तो आराम से सरकार में कोई भी बड़ा मंत्रालय लेकर मलाई खा सकते थे। लेकिन जैसे ही उन्होंने देखा कि आज़ादी के बाद सरकार अपने रास्ते से भटक रही है और भ्रष्टाचार पैर पसार रहा है, उन्होंने नेहरू जी की नीतियों का खुलकर विरोध करना शुरू कर दिया। बात इतनी बढ़ गई कि उन्होंने कांग्रेस पार्टी छोड़ दी। उन्होंने कहा कि चापलूसी करके सत्ता में रहने से अच्छा है कि विपक्ष में बैठकर जनता की आवाज बना जाए। उन्होंने किसान मजदूर प्रजा पार्टी बनाई और संसद के भीतर नेहरू सरकार के सबसे बड़े सरदर्द बन गए। साल 1963 में जब भारत चीन युद्ध में देश को बड़ा झटका लगा, तब आचार्य कृपलानी जी ने वो काम किया जो भारत के इतिहास में पहले कभी नहीं हुआ था। उन्होंने जवाहरलाल नेहरू की प्रचंड बहुमत वाली सरकार के खिलाफ भारत में संसदीय इतिहास का पहला अविश्वास प्रस्ताव यानी नो कॉन्फिडेंस मोशन पेश कर दिया। संसद के भीतर उनकी दहाड़ सुनकर बड़े बड़े मंत्रियों के पसीने छूट जाते थे। आज के दौर में जब विपक्ष कमजोर दिखता है तब आचार्य कृपलानी जी की याद आना लाजमी है, जिन्होंने अकेले दम पर सत्ता के अहंकार की ईंट से ईंट बजा दी थी। लेकिन रुकिए, नंबर 4 पर तो सिर्फ संसद की बहस थी। नंबर 3 पर जो नाम आ रहा है वो तो खेल के मैदान से सीधे राजनीति के अखाड़े में उतरा था और जिसके सामने खुद नेहरू जी को भी सोच समझकर बोलना पड़ता था। नंबर 3 पर आते हैं जयपाल सिंह मुंडा जी। आज के नेताओं को आपने सिर्फ VIP गाड़ियों में घूमते या रैलियों में झूठे वादे करते देखा होगा, लेकिन क्या आपने कभी किसी ऐसे नेता के बारे में सुना है जो दुनिया का सबसे बड़ा खिलाड़ी हो और फिर देश का सबसे बड़ा आदिवासी नेता बन जाए? जयपाल सिंह मुंडा जी की कहानी सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। झारखंड के एक छोटे से गांव में पैदा हुए जयपाल सिंह जी की पढ़ाई में इतना तेज थे कि उन्हें ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी भेजा गया। खेल में उनका कोई मुकाबला नहीं था। साल 1928 के एम्स्टर्डम ओलंपिक में जब भारतीय हॉकी टीम पहली बार गोल्ड मेडल जीतने उतरी तो उस ऐतिहासिक टीम के कप्तान जयपाल सिंह मुंडा जी ही थे। ध्यानचंद जी की जादुई हॉकी के साथ जयपाल सिंह जी की कप्तानी ने भारत को पहला ओलंपिक गोल्ड दिलाया। लेकिन इस खिलाड़ी का दिल देश के दबे कुचले आदिवासियों के लिए धड़कता था। उन्होंने खेल के आसमान को छोड़कर झारखंड की जमीनी हकीकत को चुना। वो राजनीति में आए और संविधान सभा के सदस्य बने। जब संविधान बन रहा था तब बड़े बड़े विद्वान अपनी दलीलें दे रहे थे।
लेकिन जयपाल से मुंडा जी ने संसद में खड़े होकर सीधे नेहरू जी की आंखों में आंखें डालकर कहा कि आप लोग आदिवासियों को लोकतंत्र क्या सिखाएंगे, हम तो हजारों साल से अपने इस समाज में लोकतंत्र चला रहे हैं। उन्होंने आदिवासियों के हक के लिए उनके जल, जंगल और जमीन के लिए जो लड़ाई लड़ी, उसी की बदौलत आज आदिवासियों को आरक्षण और विशेष अधिकार मिले हैं। अलग झारखंड राज्य की मांग सबसे पहले उन्होंने ही उठाई थी। उन्हें आदर से मारंग गोमके यानी महान गुरु कहा जाता है, लेकिन आज खेल के इतिहास और राजनीति के पन्नों दोनों जगह से इस शेर की कहानी को गायब कर दिया गया है। खेल का मैदान तो फिर भी नियमों से चलता है, लेकिन नंबर 2 पर जो नायक आ रहे हैं, उन्होंने अपनी मांग पूरी करवाने के लिए किसी खेल या बहस का सहारा नहीं लिया, बल्कि अपने ही शरीर को दांव पर लगा दिया और भारत का पूरा नक्शा ही बदल डाला। नंबर 2 पर आते हैं पोटी श्रीरामुलु जी। आज की राजनीति में नेता 2 घंटे के उपवास पर बैठते हैं तो पीछे टेंट में छोले भटूरे खा लेते हैं। कैमरे के सामने पानी पीकर अनशन तोड़ने का नाटक तो आपने बहुत देखा होगा, लेकिन पोटी श्रीरामुलु जी का अनशन कोई नाटक नहीं था। महात्मा गांधी जी ने उनके बारे में कहा था कि अगर मुझे श्रीरामुलु जैसे 11 लोग और मिल जाएं तो मैं 1 साल में अंग्रेजों से आज़ादी छीन लूँगा। आज़ादी के बाद मद्रास प्रेसिडेंसी में तमिल और तेलुगु बोलने वाले लोग एक साथ रहते थे, जिससे तेलुगु भाषियों को हमेशा हक से महरूम रहना पड़ता था। श्रीरामुलु जी की मांग सीधी थी कि तेलुगु बोलने वाले लोगों के लिए एक अलग राज्य बनाया जाए जिसका नाम आंध्र प्रदेश हो। सरकार उनकी बात को टालती रही। हार मानकर 1952 में श्रीरामुलु जी आमरण अनशन पर बैठ गए। दिन बीतते गए, उनकी तबीयत खराब होती गई, लेकिन वो टस से मस नहीं हुए। पूरे 56 दिनों तक बिना कुछ खाए पिए वो डटे रहे और आखिरकार 15 दिसंबर 1952 को अनशन के दौरान ही उनका निधन हो गया। एक नेता का जनता के लिए अपनी जान दे देना भारतीय राजनीति की सबसे बड़ी और दर्दनाक घटना थी। उनकी मौत की खबर सुनते ही पूरा आंध्र प्रदेश सुलग उठा। ऐसी हिंसा भड़की कि नेहरू सरकार को तुरंत घुटने टेकने पड़े और आंध्र प्रदेश को अलग राज्य बनाना पड़ा। इसी घटना के बाद देश में राज्य पुनर्गठन आयोग बना, जिसने भाषा के आधार पर भारत का नया नक्शा तैयार किया। आज आप मैप पर जो राज्य देखते हैं वो इसी महान व्यक्ति के बलिदान की नींव पर खड़े हैं, लेकिन चिराग तले अंधेरा देखिए। आज देश के सबसे बड़े बलिदानी को लोग जानते तक नहीं। अब बात करते हैं उस नंबर 1 नाम की, जिसके बिना ना तो ये देश चलता, ना ये सरकार चलती और ना ही हमारा लोकतंत्र चलता। उन्होंने एक ऐसा ग्रंथ लिखा जिसे हम रोज पूछते हैं, लेकिन इसके बदले उन्होंने देश से 1 रुपया भी नहीं लिया। नंबर 1 पर आते हैं सर BN राव जी। जब भी भारतीय संविधान की बात आती है तो हमारे दिमाग में सिर्फ एक ही नाम आता है, डॉक्टर BR अम्बेडकर जी। बाबा साहेब का योगदान अतुल्य है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि संविधान का जो पहला कच्चा ढांचा था, जो बुनियादी ड्राफ्ट था, वो किसने तैयार किया था? वो तैयार किया था सर BN राव जी ने। वो संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे। वो एक बेहद काबिल ICS अधिकारी और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कानूनी विशेषज्ञ थे। संविधान बनाने के लिए उन्होंने दुनिया के 20 से ज़्यादा देशों का दौरा किया, वहाँ के संविधानों की कमियां और अच्छाइयों को समझा और फिर एक भारी भरकम शुरुआती ड्राफ्ट तैयार किया, जिसमें 243 अनुच्छेद और 13 अनुसूचियां थी। इसी ड्राफ्ट को बेस बनाकर डॉक्टर अम्बेडकर की ड्राफ्टिंग कमेटी ने आगे का काम किया। खुद डॉक्टर अम्बेडकर जी ने संसद में खड़े होकर खुले दिल से माना था कि संविधान को यह रूप देने का असली श्रेय राव साहब को जाता है। अब सुनिए इस कहानी का सबसे शॉकिंग फैक्ट। आज के नेता छोटी सी कमेटी के मेंबर बनने पर भी लाखों के भत्ते और गाड़ियां मांगते हैं, लेकिन सर BN राव जी ने भारत का संविधान का ड्राफ्ट तैयार करने के लिए सरकार से 1 भी रुपया सैलरी नहीं ली। उन्होंने यह पूरा काम देश सेवा के लिए बिल्कुल मुफ्त किया था। जो इंसान हमारे लोकतंत्र के सबसे बड़े दस्तावेज की नींव रखकर चला गया, उसे आज इतिहास की किताबों ने पूरी तरह भुला दिया।